नमस्कार, चौखंबा टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र जुगलान जी हैं। तो उनसे जानते हैं राज्य के पॉलिटिकल हालत के बारे में। जुगलान जी, आपका स्वागत है चौखंबा टॉक में। जुगलान जी, जो पिछले 2 महीने से राज्य में पॉलिटिकल हालत चल रहे हैं, मतलब जो नेताओं के बिगड़े बोल हैं, कोई रिवॉल्वर लहरा रहा है, कोई गोलियां चला रहा है, कोई सदन में कुछ कह रहा है और कोई बाहर आंदोलनकारियों को ही सड़क छाप कह रहा है, जबकि राज्य आंदोलन की बदौलत बना है। तो आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल वो किस तरह की राजनीति को जन्म दे रहा है उत्तराखंड में? देखिए, इस राज्य का जो निर्माण के लिए जब आंदोलन चला और वो आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक ही नहीं या राष्ट्र की सीमाओं तक ही उसकी गूंज नहीं गई, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक धूम मची, उसका प्रभाव बिल्कुल और बड़ा पॉजिटिव प्रभाव, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी बहुत एप्रिशिएट किया गया। मुझसे अकेले ही लगभग 12-14 विदेशी विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने उत्तराखंड मूवमेंट पे मेरे व्यू पॉइंट, मेरे वक्तव्य, मेरे अनुभव उन्होंने मुझसे पूछे। तो जब हम उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए लड़ रहे थे, हमारे जैसे हजारों लाखों लोग, तो बात यही थी कि उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाना है। बिल्कुल। और वो आदर्श राज्य इसलिए बनाना है कि उत्तराखंड की जो तासीर है, हमारा जो एनवायरमेंट है, हम लोग सीधे सादे, सरल, भोले, संस्कारी या कह लीजिए सनातनी, बहुत ही डाउन टू अर्थ मेहनतकश लोग हैं। और ऐसा जो कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल। एक और हम सीधे सरल, अनुशासित, संस्कारी लोग हैं, मेहनती लोग हैं, वहीं दूसरी ओर हम मार्शल रेसेस हैं, पराक्रमी, शौर्य और पराक्रम का हमारा इतिहास है। वो कॉम्बिनेशन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और हमने दोनों का की जो अलग अलग तासीर है उसको बना के रखा है। पिछली 2 शताब्दियों से उत्तराखंड के लोग, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, इवन गोरखा रेजिमेंट, हम लोग राजाओं की लड़ाइयां लड़ते थे। बिल्कुल। उसके बाद जो है हम ब्रिटिशर्स के लिए लड़े। उसके बाद जब देश आजाद हुआ, तो देश की आजादी के बाद से जितनी भी वॉर्स हुई हैं, अगर आबादी के अनुपात में गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं तो गढ़वाल, कुमाऊं एंड गोरखास को मिले हैं, यानी उत्तराखंड को मिले हैं। इतने शौर्य पदक, गैलेंट्री अवार्ड जो हैं आज तक किसी को नहीं मिले, विक्टोरिया क्रॉस से लेकर महावीर चक्र तक। ऐसा कॉम्बिनेशन जो देवभूमि ही हो सकता है। हम अहिंसावादी भी हैं और पराक्रमी भी हैं, शौर्य हैं। तो आपका जो मूल प्रश्न है वो बड़ी ही दिक्कत पैदा करता है, बड़ा ही अफसोसजनक लगता है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लगती है जब हमारे माननीय लोग या हमारी विधायिका वो किसी भी तरफ से हो, बिगड़े बोल की बात हो, लूज टॉक बात हो, या उत्तराखंड के सेंटिमेंट के विरोध में बात हो, या उत्तराखंड राज्य निर्माण की मूल अवधारणा पर चोट पहुंचाने वाली बात हो, या उत्तराखंड की आत्मा को झकझोर के हिला के उसको टॉर्चर करने वाले बोल हो, या हिमालय को ही आप जो है गाली देने वाली बात हो। कौन उसको डाइजेस्ट कर सकता है? वो कंडेनेबल है, वो निंदनीय है, वो दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक तो है ही, पर कलेजा जो है वो भर आता है। हमने इस जो राज्य की अवधारणा थी इसलिए नहीं ये स्टेट बनाया था। बिल्कुल। तो नहीं, जैसे मतलब हिंसात्मक भी हुआ है कि गोलियां भी चली हैं। और उसके जवाब में जो उमेश कुमार हैं, वो भी, अगर चैंपियन ने गोलियां चलाई तो उमेश ने भी, जो विधायक हैं, उन्होंने उस मर्यादा को छिन-मिन करते हुए पिस्तौल लहराई तो बदले के उसमें। तो एक तो वो संदेश गलत गया है जनता के बीच में।
तो मतलब ओवरऑल, और उसके बाद ये जो प्रेमचंद जी और जो महेंद्र भट्ट जी जो आपके पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनके जो बिगड़े बोल रहे हैं, उससे ये तो कहीं ना कहीं, क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा को संस्कारी पार्टी कहा जाता है और उसकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? दो लोग जो हरिद्वार जनपद से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं जी, उत्तराखंड की विधानसभा में, जी, दोनों लोग उत्तराखंड की छवि और हरिद्वार जो नगरी है आध्यात्म की, जी, धर्म नगरी है, उसको बदनाम करने का, कलंकित करने का, उसकी छवि खराब करने का काम इन दो महानुभावों ने किया, इन दो लोगों ने किया। और यह पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा दर्जनों मर्तबा हो चुका है। आपको याद होगा त्रिवेंद्र सरकार जी के कार्यकाल में मैंने बाकायदा चैंपियन जी की शिकायत करके एक लिखित प्रत्यावेदन दिया था कि इनके खिलाफ जो है आप एक्शन ले, क्योंकि इनकी ये पहली घटना नहीं है, राज्य बनने के बाद ये दर्जनों घटनाएं ऐसी कर चुके हैं। उत्तराखंड के लिए अनाप शनाप असंसदीय भाषा ये बोल चुके हैं, उत्तराखंड को सीधे सीधे ये गाली दे चुके हैं। ऐसा ही उमेश कुमार के संदर्भ में भी मैं समय समय पर जो भी सरकारें रही हैं, बहुत प्रखरता प्रमुखता के साथ, सोच विचार के तर्कों के साथ ये बातें रखता रहा हूं। तो इन दो लोगों ने भी उत्तराखंड और धर्म नगरी, आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार को बदनाम करने का पूरे देश और विदेश में काम किया है। इन पे अंकुश लगाम और इन पर कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। उत्तराखंड कांट टॉलरेट, ऐसी हमारी ना संस्कृति है, ना संस्कार है, ना ही हरिद्वार का ये संस्कार है। हरिद्वार में भी पिछले 50 सालों का, अगर 100 सालों का आप लगाएंगे, तो ऐसा कोई प्रतिनिधि हरिद्वार से नहीं हुआ जिनकी हरकतें इस प्रकार की बाहुबली टाइप का। हाँ, ये जो बाहुबली तो ये है या नहीं है, लेकिन इन्होंने जो ओछापन, जो हल्कापन, जो अमर्यादित, यानी कि एक जो स्टूडेंट लीडर्स कॉलेज में आते हैं नौजवान, वो भी इस तरह की इमैच्योर हरकतें नहीं करते। एक जो उसके बाद जो सदन में हुआ, जो एक संसदीय कार्य मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल जी है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस कोई बात छूटी होगी, हम भी कहते हैं, लेकिन क्या उन्हें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी? तो ये ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, और क्या ये सदन में इस तरह की वो कहीं ना कहीं तो गरिमा को गिराने वाली बात ही है? आप क्या बात? जी हाँ, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के लोगों की जो छवि है वो पूरे देश के अंदर, यही नहीं विदेशों तक, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटिशर्स ने तो हम पे रूल किया ही है, और भी जो कंट्रीज हैं जो जिन्होंने कभी ना कभी गाय बगाए थोड़े ही हिस्से पर रूल किया हो, यूरोप में भी उत्तराखंड का बहुत आदमी रहता है। तो उत्तराखंड को लोग जो देश और विदेश में इस निगाह से देखते हैं कि हम लोग बहुत लॉयल लोग हैं, वफादार लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, वॉरियर्स हैं, पराक्रमी हैं, शूरमा हैं। यह हमारी छवि, यानी बहुत अच्छी छवि देश विदेश के अंदर है। लेकिन भी एक बड़ा, जी हाँ, लेकिन सदन के अंदर जो भी संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा आवेश में, जाने अनजाने में कहा गया, वो कंडेमेबल है, अनटॉलरेबल है, अनएक्सेप्टेबल है, वो अस्वीकार्य है। उसकी परिणति ये हुई कि बीजेपी की जो नेशनल केंद्रीय बीजेपी है, या जिसको आज की डेट में या लंबे समय से हर पॉलिटिकल पार्टीज हाईकमान कहती है, उन्होंने इसका संज्ञान लिया। संज्ञान इसलिए लिया कि उत्तराखंड के अंदर विरोध प्रदर्शनों की सुबह दिन दोपहर 15 दिन से बाढ़ आ गई, आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। तो पार्टी का केंद्र नेतृत्व ये समझा, उसको ये समझ में आया कि हाँ, वाकई में इसके रिपरकशंस अच्छे नहीं होंगे, ना ये उत्तराखंड के लिए ठीक है, ना पार्टी के लिए ठीक है। और असंसदीय भाषा जो कि संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा सदन के भीतर कही गई, उसका संज्ञान लेते हुए उनको ड्रॉप करना पड़ा। उनको ये संकेत दिया गया कि आप जो है इस्तीफा दें, और उन्होंने इस्तीफा फिर दिया भी। तो जो भी हुआ, अब इसका पटापेक्ष हो गया, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी को शायद अगर रियलाइजेशन हुआ होगा तो वो पश्चाताप
करेंगे और पश्चाताप के लिए उनको क्या करना है यह उन्हीं को तय करना है। अच्छा, इसी प्रकरण से जुड़ा हुआ जो मामला है, क्योंकि आप तो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, आपने लाठी गोली का सामना किया है, जेल गए हैं, बहुत सारी वह हैं, तो जब इस राज्य का जन्म ही जन आंदोलन से हुआ है, तो ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो आंदोलनकारियों को ही सड़क छाप बता रहे हैं, तो ये जो बोल है, इन्हें आप किस आधार पर लेते हैं कि क्या अध्यक्ष जी को इस पे कम से कम, ये तो आपने कुछ कह दिया तो उस पर माफ़ी तो मांगे, अब तो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है? देखिए, जितना मैं जानता हूँ 1998 से लेके 98 से लेके अब तक जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, वो वैसे तो एक विनम्र हैं, इजी गोइंग हैं, स्मूथ रनिंग वाले आदमी हैं, हठ धर्मिता वाले नहीं हैं, मतलब एक संगठन करता है, संगठन के ही व्यक्ति हैं। लेकिन ये जो बात निकली, कंटेक्स्ट, संदर्भ क्या रहा, क्योंकि मैं वहां नहीं था, मैंने भी मीडिया के माध्यम से या पोर्टल्स के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से सुना। अब इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि कंटेक्स्ट क्या था, संदर्भ क्या था, और वो पिन पॉइंटेड करके उन्होंने किसके लिए ये शब्दों का उपयोग किया, तो इसकी तह में जाना पड़ेगा। अन्यथा हम लोग ब्लैंकली, फ्लैटली ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने इस जमात के लिए ये बात बोली। अब ये सामान्य भाषा में कभी कभी घर में या समाज के बीच में हम भी, आप भी या कोई भी आदमी ये कभी कभी कह देता है कि यार वो देखो यार, ये तो एक्टिविटी जो हो रही है, सड़क छाप एक्टिविटी हो रही है। पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने किस कंटेक्स्ट, रेफरेंस, संदर्भ में किसके लिए इंगित किया, बात यह है। नहीं जुगरान जी, मैं मानता हूं कि उन्हें, लेकिन जब उन्हें पता है कि ये विवाद हो रहा है, तो एक स्पष्टीकरण तो बनता है उनका कि नहीं, ये नहीं तो ये था मेरा मतलब वो जिस तरह से चुप्पी ओढ़े हुए हैं, तो यानी कहीं ना कहीं मतलब शायद अगर मैं गलत ना हूं तो उनका खंडन इस पर शायद आया है। आई एम नॉट श्योर, मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकता, पर शायद उन्होंने इस पर खेद प्रकट किया है कि ये रो में बोल गए, जाने अनजाने में बोल गए, और किसी को या जो सड़क में आंदोलन करते हैं लोग, उनके लिए उन्होंने नहीं कहा, ऐसा मेरे को लगता है। शायद उन्होंने कहा, ठीक है, अगर रियलाइज हो गया तो एक अच्छी बात है, मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अच्छा, एक और वह है कि तो स्पीकर के लिए एक बहुत बड़ी वो होती है कि गरिमा होती है, एक संसदीय संवैधानिक पद होता है वो, और सदन में अगर कोई नेता भाषण नहीं देगा या वो राजनीति का अखाड़ा नहीं होगा, तो सदन किस लिए है? आपकी बात से मैं सहमत हूं। स्पीकर वो किसी स्टेट की असेंबली के हों, पार्लियामेंट के हों, कोई भी हो, स्पीकर यानी गवर्नमेंट और प्रतिपक्ष से भी जिसका आसन ऊपर है, जो निष्पक्ष है संविधान के हिसाब से भी, हाउस को चलाने के लिए भी, और अगर वो निष्पक्ष है तो निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। रितु खंडूरी जी यूं तो एक शिक्षित, एक उच्च शिक्षित महिला हैं, दूसरी टर्म की एमएलए भी हैं, स्पीकर के रूप में एक स्ट्रिक्ट महिला भी हैं, एक स्ट्रिक्ट स्पीकर भी हैं। हम लोग या उत्तराखंड की जनता उनसे और बेटर एक्सपेक्ट कर रही थी, और अच्छा उनका हो, जो हुआ उससे बेहतर एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन वो किस प्रकार से हो गया, वो कैसे हो गया, हम उसको जो है एक काला अध्याय मान के ही उसकी इतिश्री कर लेना चाहेंगे। पर उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो छवि है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उस कारण से लोगों की एक्सपेक्टेशन उनसे इससे ज्यादा थी कि उनको और अच्छा करना चाहिए था। लेकिन
कभी कभी ये होता है कि पब्लिक की या सदन की जो एक्सपेक्टेशंस होती जी। हैं, कभी कभी वो उतना अच्छा नहीं हो पाता, तो कुछ ना कुछ किंतु परंतु रह जाते हैं। जी। इसी बजट सत्र में जो भू कानून आया है, हाँ। तो क्या आपको लगता है कि एक कम्पैक्ट जो सख्त भू कानून जो हमें प्रदेश को चाहिए था वो हमें मिल गया है क्या? देखिए, मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से भी जी और चीफ मिनिस्टर से भी, जी माननीय जो मंत्रीगण हैं उनसे भी, कि जो भू कानून आ गया है इसको रिव्यू जरूर कर लें। जी। ये कितना कारगर सिद्ध होगा, कितना इसमें दम है, और अगर इसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो इसको रिव्यू करने के पश्चात उन कमियों को दूर करते हुए और सशक्त अगर ये हो जाए तो वो उत्तराखंड के इंटरेस्ट में होगा। अच्छा, इस पूरी आपने बहुत पिछले 24 साल इसकी लंबा लड़ाई लड़ी है, जो 36 आरक्षण राज्य आंदोलन का जी, जी, वो मिल गया है। तो उसमें भी बड़ा एक बड़ी लड़ाई पीछे, पर्दे के पीछे भी आपने लड़ी है, सामने भी लड़ी है। जी। तो अब मतलब कितना एक चिन्हीकरण का और इशू रह गया है, तो मतलब इन दोनों को, 36 आरक्षण को और चिन्हीकरण के जो बकाये मामले हैं उनको लेकर आप क्या मतलब क्या रूपरेखा है, या क्या आपका प्लान है कि क्या कैसा हो रहा है इलेक्शन? 2004 से ये 10% क्षैतिज आरक्षण, वैसे तो ये आरक्षण शब्द हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि आरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर मिलता है देश की आजादी के बाद से। बिल्कुल। जिसको भी आरक्षण मिल रहा है, SC ST OBC को, अभी तक कंटिन्यू। लेकिन ये जो 10% क्षैतिज आरक्षण है, पहली बात तो ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, डायरेक्ट आरक्षण नहीं है। लेकिन इसको, मेरा व्यक्तिगत मत है, आरक्षण कहना भी अन्याय हो जाएगा, क्योंकि ये अपने जीवन काल में, लाइफ टाइम में एक ही बार मिलेगा जिसको इसका लाभ मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। उसमें भी 2011 से लेकर और 2024 तक यह विवादों के घेरे में रहा। बिल्कुल। हमारी असेंबली इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाई, और जिन शहीद परिवारों को, गोलीकांड में घायल परिवारों को, जेल घायल आंदोलनकारियों को, सक्रिय आंदोलनकारियों को, उनके डिपेंडेंट्स को इससे बेनिफिटेड होना था, उनको जो सम्मान मिलना था, लाभ मिलना था, वो 12 साल तक तो वंचित रहे। वही तो, लगभग सारी नौकरियां तो इसमें निकल गई, अब तो बहुत कम बचा है। तो अभी भी, लेकिन इसका अगर लाभ उठा सकें तो हमारे जो आंदोलनकारी साथी हैं, ये एक वरीयता है, यह एक सम्मान है जो कि अपने जीवन काल में वंस इन योर लाइफ टाइम मिलेगा। ये रिजर्वेशन है ही नहीं। तो फिर भी सभी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने आंदोलनकारियों का सम्मान करने की कोशिश तो करी, पर उत्तराखंड की असेंबली को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा, और ये एक काला अध्याय होगा कि जिनको आपने अपने आप ही रिजर्वेशन दिया 2004 से, वो 11 से लेके 24 तक जो है वो न्यायालयों में झोल खाते रहा और उसका लाभ नहीं ले पाए। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि चलिए अभी भी मिला है, तो कुछ लोग तो इसका लाभ उठा पाए, कुछ लोगों को निश्चित तौर पर, और ये अच्छा है। इसकी तो मैं भी सरकार की सराहना करता हूँ कि कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ। सम्मान है ये। हाँ जी, सम्मान है। जी। मैं वही एक और जो इसी पिछले 1 महीने के बजट सत्र के बाद जो ये पहाड़ मैदान और उसके खाई का वो आया है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपसे जानना चाहता हूँ, और बहुत सारे हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि ये खाई जनता ने पैदा की है या नेताओं ने? आज भी पहाड़ विकास से अछूता क्यों है? पहाड़ पर्वतीय जिलों में जो रह रहे हैं लोग, तो वो दोयम दर्जे के नागरिक कैसे हैं? विकास की जो केंद्र हैं वो ये जो 2.5-3 जिले जो मैदानी जिले हैं वही क्यों हैं? आपका प्रश्न वाजिब है, तार्किक है, व्यवहारिक है, और जो दिख रहा है वही है। हम सब लोगों को उत्तराखंड के अंदर जो रहते हैं 13 जनपदों में, नीचे नारसन, झबरेड़ा, उधर उधम सिंह नगर, हरिद्वार से लेकर और देहरादून से लेकर उत्तर काराकोट से अस्कोट तक, सब लोग उत्तराखंडी हैं, 13 जनपदों में रहने वाले। 9 नवंबर 2000 को यह राज्य बना था और आज 2025 है। जितने लोग यहाँ रह रहे हैं
सब उत्तराखंडी हैं। इसमें ना कास्ट, ना क्रीड, ना रिलीजन, ना जाति, ना धर्म, ना संप्रदाय, ना क्षेत्र, ना रंग, इसका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। जो आप कह रहे हैं ये खाई कैसे पैदा हुई, ये खाई हमारी विधायिका नहीं पैदा करी, मैं वही, ये लेजिस्लेचर की कमजोरी है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जमाने में जो उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता था। 2005 तक भी उत्तराखंड के अंदर जो है 4 तक 3 तक भी मूल निवास प्रमाण पत्र मिला। 2004 के बाद बनने बंद हो गए। 4 से लेके 25 तक, ये 25 शुरू हो गया, तो 20 साल आप उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बना रहे। मैं इस मिसकंसेप्शन को, इस जो ये भ्रम है, इस स्थिति को दूर करते हुए यह कहना चाहूंगा, 13 जनपदों में रहने वाले लोग जो मूल निवास के मानक पूरा करते हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। 13 जनपदों में रहने वाले लोग जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र के मानक पूरा करते हैं उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। ये अनिर्णय की स्थिति, निर्णय ना लेने के कारण हमारी असेंबली ने, हमारी गवर्नमेंट्स ने, और इसको जो है धीरे धीरे भ्रम पैदा करके फिर अफवाहों का दौर चलता है, फिर एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, फिर आदमी के मन में अपनी ही कपोल कल्पित कल्पनाएं होती हैं। इसको आपने बेबात पे बेकार का पहाड़ मैदान का इशू बना दिया है। अरे भाई, कौन कह रहा है कि केवल पहाड़ के लोगों को ही मूल निवास मिलना है, और कौन कह रहा है कि केवल मैदान के लोगों को मूल निवास नहीं मिलेगा। मैं दोहराना चाहूंगा आपकी इस चर्चा के माध्यम से कि उत्तराखंड में रहने वाले 13 जनपदों के लोग जो उत्तराखंड में मूल निवास के मानक पूरा करते हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र, जो स्थायी निवास के मानक पूरा करते हैं उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र। इसमें क्षेत्र का, जाति का, संप्रदाय का, रंग का कोई लेना देना नहीं है। सब 13 जनपद के लोग उत्तराखंडी हैं। किसी को अफवाहों में नहीं आना चाहिए। ये स्थिति भ्रम की, ये जो पहाड़ मैदान की खाई है, ये लेजिस्लेचर, इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स, ठीक, जो कुछ भी बोल जाते हैं बिना समझे हुए। भाई, एक भौगोलिक इकाई है 13 जनपदों में उत्तराखंड की 13 जनपद हमारी भौगोलिक इकाई के हम सब भाई बहन हैं, हम सब बंधु बांधव हैं, और कानून के हिसाब से उत्तराखंड का कानून हो या भारत का कानून हो, उसके हिसाब से जो मानक है उसका लाभ 13 जनपदों के लोग ले रहे हैं, और जहां नहीं मिल रहा है वहां सबको मिलना चाहिए बराबर रूप से। तो ये कंफ्यूजन जो है वो लेजिस्लेचर ने क्रिएट किया। उन्होंने अनिर्णय की स्थिति, लेजिस्लेचर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2004 से और 2025 तक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही है, कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी भी रही है, और बीजेपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट्स को उत्तराखंड क्रांति दल के और निर्दलियों ने भी सपोर्ट किया है, सपा ने और बसपा ने भी एमएलएज ने सपोर्ट किया है, निर्दलीय एमएलए। तो सभी दलों ने गाए बगाए उत्तराखंड की सरकार में आगे किसी भी तरीके से अपनी भागीदारी इसमें रही है। तो आपकी विधानसभा ने, यानी हमारी विधानसभा में पिछले 20 साल से इस इशू को तय क्यों नहीं किया? अरे भाई, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? तुम क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो? कंफ्यूजन से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, भ्रम से मैदान और पहाड़ की खाई हो रही है। भैया, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है। जो जिस मानक को पूरा करता है उसके लिए, हमारा सैनी भाई हो, जाटव हो, तेली हो, हमारा कोई भी भाई जो उत्तराखंड में रह रहा है, अरे भाई, हरिद्वार में जो लोग रह रहे हैं वो आज से रह रहे हैं, 600 साल से रह रहे हैं, कोई 1000 साल से रह रहा है, कोई जो है 5 पीढ़ी से रह रहा है। देहरादून में भी हमसे पहले, यहां कितनी कास्टें यहां पहले से रहती आई हैं। तो जो रूल है सबके लिए है। मूल निवास वाले को मूल निवास दीजिए, 13 जनपदों के लोगों को, स्थायी निवास वाले को स्थायी। किसी की लड़ाई है कहां इसमें? ये तो सभी सरकारें इसके लिए उत्तरदायी हैं, और हमारी विधानसभा इसके लिए उत्तरदायी है। ये जो खाई उत्पन्न हो रही है, लीडरशिप वो होती है जो खाई को पाटे, लोगों को नब की बांटे। लीडरशिप वही है। अब तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर राज्य 9 नवंबर 2000 से हमारा हिस्सा है, पहले भी यूपी में भी थे, लेकिन लीडरशिप, नेतृत्व वही है, सक्षम, ईमानदार, दूरदृष्टा, जो खाई को पाटने का काम करता है, बांटने का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक क्रिएट हो रहा है, जो जैसे पहले भी होता है रहा है,
तो क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो सही है प्रदेश के लिए कि जी ये ठीक नहीं है तो इसको चेंज कर दो उसको? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में मैं महसूस करता हूं कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता कतई नहीं है। ये कयासबाजी, ये अफवाहों का दौर। देखिए, छोटा स्टेट है, जी जी 13 जनपद है, लोगों के जो पॉलिटिकल सर्कल्स में लोग हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हैं। हम देख रहे हैं कि राज्य बनने से लेकर अभी तक, अभी तो जो विपक्ष है वो मित्र भी नहीं है, मृत है, डेड है, इट इज ऑलमोस्ट डेड। लेकिन उत्तराखंड में कल्चर मित्र विपक्ष का ही रहा है। बड़े मैं साफ गोई से ये बोलना चाहूंगा। लेकिन आज की डेट में जो अपोजिशन है वो मित्र भी नहीं है, मृत है 100%। मैं चैलेंज करता हूं उन पूरी अपोजिशन से ज्यादा इश्यूज को तो मैं हाई कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट और पब्लिक प्लेटफॉर्म से लेकर और गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म, गवर्नर से लेकर और जो है हाउस तक, स्पीकर तक और चीफ मिनिस्टर तक मैं लेकर जाता हूं, उनको कंक्लूड भी करता हूं और उसका जो है पटापेक्ष करके अच्छे परिणाम भी लेकर आता हूं। मैं अकेले ही यहां विपक्ष का काम कर दे रहा हूं। यानी विपक्ष का काम कोई विरोध करना या सड़कों पे उतरना ही खाली नहीं होता। चीजों को पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में ले जाके, भाई आपको क्या करना है लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, या जो ऑपोजिशन के विधायक हैं उनको क्या करना है, संबंधित मिनिस्टर, संबंधित चीफ मिनिस्टर अगर लग रहा है कि नहीं सुन रहे तो गवर्नर, फिर आपके पास लग रहा है गवर्नर भी नहीं सुन पा रहे हैं, स्पीकर है, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर सड़क का प्लेटफॉर्म है, सड़क के प्लेटफॉर्म के अलावा कोर्ट्स हैं, अदालतें इसीलिए बनी हुई हैं, इतने ट्राइब्यूनल्स हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ही अकेले वो रोल प्ले कर ले रहा हूं। विपक्ष के हाथ तो हमको जाने ही नहीं देते, क्योंकि हमें मालूम है कि वो कुछ करेंगे नहीं और हमारा उत्तराखंड का आम आदमी सफर करेगा। इसलिए बहुत ही डिप्लोमेटिकली, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, समन्वय से हम गवर्नमेंट से वो सारे काम करा लेने में सक्षम रहते हैं। और जहां गवर्नमेंट नहीं करती तो हम कोर्ट का रास्ता भी अपनाते हैं ना। कभी कभी गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाती है, वो कहती है या हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम कहते हैं ठीक है, हम न्यायालय चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरे जो सरकार पिछले 5 साल भी रही बीजेपी की, इस साल भी रही है, तो क्या कारण है कि सरकार रविंद्र जुगरान को एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती है, या क्यों आपको इग्नोर कर दिया जाता है? देखिए, जहाँ मतलब जखमोला जी, यह पद या दायित्व क्या सरकार को नहीं लगता कि आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं? किसी भी इंसान को, वो पॉलिटिकल हो, ब्यूरोक्रेट हो, जर्नलिस्ट हो, कॉर्पोरेट का हो, लॉयर हो या हाई पोजीशंस होल्ड कर रहा हो, सब मिट्टी के पुतले हैं। बिल्कुल, सब मिट्टी के पुतले हैं। अल्टीमेटली उनको चलाने वाला, उनको बुद्धि देने वाला, उनको घुमाने वाला, उनका समय तय करने वाला नीली छतरी वाला बैठा हुआ है। मैं कतई एक्सपेक्ट नहीं करता, जो आपका प्रश्न था कि ये मुझको कुछ दें या देंगे, जहां हमको हमारी कोई इच्छा होती है तो वहां हम ओपनली पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में अपनी बात रखते हैं। उसके बाद भी अगर कंसिडरेशन नहीं होती तो हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं। अब यह प्रश्न का जवाब मेरे लिए देना उचित नहीं होगा, क्योंकि फिर बहुत सी बातें निकल के आती हैं। ये तो आप जो है हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, जो 36 वर्ष का हमारा सोशल पॉलिटिकल काम होने के नाते, एक्टिविज्म, कोर्ट्स एंड ऑल, उत्तराखंड स्ट्रगल मूवमेंट से लेके स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके और जो कमिटेड होके हम काम करते हैं, ये तो आपको अगर कभी चीफ मिनिस्टर हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो या स्टेट प्रभारी हो, वो आप ये डंके की चोट पे पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में रविंद्र जुगरान के अलावा कोई दूसरा नाम बताइए किसी भी दल के अंदर कि 36 इयर्स का कॉन्टिन्यूअस 24/7 विद हार्डशिप, नो एलिगेशन, नथिंग डूइंग। हम कहते हैं कि किसी की गर्दन तक पहुंचेंगे तो हम ही पहुंचेंगे, कोई हमारे पैर तक भी पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि हमने पाप नहीं काम किए हैं, पुण्य किया है और जो है मेहनत करी है। तो इसका जवाब तो यही लोग दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब
जहाँ मैं अभी देख रहा था कुछ साथी जो रोजगार की तलाश में अभी आपसे स्टूडियो के बाहर भी मिलने हाँ, चले जी, आए, तो ये आपकी लोकप्रियता है, ये जनपक्षधरता है कि जी, जी। जो आप लोगों के इतने काम कर रहे हैं, और एक युवा पीढ़ी का तो बहुत बड़ा विश्वास है आप में कि जब वो सब जगह से निराश हो जाते हैं कोर्ट से भी, तो उन्हें एक उम्मीद होती है कि रविंद्र जुगरान हमारे लिए कुछ करेंगे। और मैं और प्रदेश की जनता इस बात की गवाह है। आप हमारे स्टूडियो में आए, चौखंबा टॉक में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, ये थे राज्य आंदोलनकारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान, और इन्होंने जो बेबाक बातें कही हैं कि आपको जनता ने सत्ता पे बिठाया है, सत्ता पे काबिज करवाया है, जनता जनार्दन होती है, तो जनता के मुद्दों को जो चुनावी वादे हैं उनको पूरा करना आपका भी उतना ही बड़ा कर्तव्य है जितना आपने वोट मांगकर सत्ता हासिल की है। आज के लिए इतना ही। अगले किसी और शख्सियत के साथ चौखंबा टॉक में आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।